अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हमारा देश आज स्वतंत्र है। आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। लेकिन इस आजादी की लड़ाई के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, कितने लोगों ने, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अंजलि मैडम आपको रोज, और आपकी सभी टीचर्स आपको रोज बताती है इस बारे में। शहीद आजम भगत सिंह का नाम सुना आपने? चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है? सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना है? सरदार पटेल, ये सभी हमारे देश के वो महान सेना नायक रहे हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपना पूरे जीवन भारत माता को अर्पित कर दिया। हम सभी ने देखा चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष की आयु है, 8वीं कक्षा के छात्र हैं, स्कूल में जा रहे हैं। कानपुर के एक चौक पर रास्ते में 2-4 पुलिस वाले खड़े यूं करके डंडे लेकर बड़े बड़े। वहां पर उनकी रानी विक्टोरिया का एक स्टैचू लगा है, जैसे आपके सामने स्कूल की फाउंडर है ना, उनका स्टैचू लगा हुआ है। बड़ा सा स्टैचू लगा हुआ था रानी विक्टोरिया का, जो इंग्लैंड की महारानी है उस समय। उन्होंने कहा कि इस रोड पर से जो भी जाएगा वो इस महारानी विक्टोरिया को प्रणाम करके जाएगा, नमन करके जाएगा। चंद्रशेखर आजाद 15 वर्ष के निर्भीक बालक, उनसे कहा यहाँ प्रणाम कर वरना आगे नहीं जा सकते। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा निर्भीकता से, बड़ी वीरता पूर्वक, मैं भारत माता का पुत्र हूँ, मैं केवल अपनी भारत माता के सामने ही प्रणाम करूंगा। ये जो रानी विक्टोरिया है ये तो जबरन हमारे देश पर कब्जा किए हुए हैं और इन अंग्रेजों को तो हम देश से निकाल कर बाहर भगाने वाले हैं। 15 वर्ष की आयु के उस छोटे से बच्चे के मुंह से जो वहां के पुलिस के दरोगा ने बात सुनी तो आग बबूला हो गया। उसको वो लेकर गए, कहा लेकर गए? जज के पास। जज ने उस 15 वर्ष के बालक को 15-20 बैंत मारने की सजा दी। बैंत होते हैं लोग, लकड़ी पर एक खाल लगी होती है पशु की, जिससे वो बहुत तनक तेज प्रहार होता है उसका। 20 बैंत इसकी कमर पर मारो, इसके कपड़े उतार कर। देखते हैं इसके अंदर भारत माता की सेवा का जुनून कहाँ रहता है। जब चंद्रशेखर आजाद को बैंत मारना शुरू हुआ तो वो एक बैंत लगा तो उसने क्या बोला जोर से? भारत माता की। 20 बार जब 20 बैंत लगे उसके शरीर की खाल उधड़कर निकल आई, खून निकलने लगा, लेकिन उसके चेहरे पे एक खुशी थी, उल्लास था, और हर सांस में हर बात उसने क्या बोला? भारत माता की। आज हम सभी देखते हैं कि अपने इन महान वीरों के कारण सुबह हमने शहीद आजम भगत सिंह की बात की ना अभी। शहीद आजम भगत सिंह जो मात्र उनकी आयु उस समय 9 वर्ष थी। जलियांवाला बाग का आपने सुना ना? आप में से कौन कौन बच्चा अमृतसर गया है? जो भी बच्चा अमृतसर गया है वहां कहाँ जाते हैं? वहां एक सुंदर सा सिखों का पवित्र तीर्थ है, बहुत सुंदर एक गुरुद्वारा है, उसे हरमंदिर साहब कहते हैं। लेकिन बिल्कुल उसके साथ ही जगी हुई एक जगह है, इसे जलियांवाला बाग कहते हैं। आप भी वहां पर सैकड़ों हजारों गोलियों के निशान दीवारों पर लगे हुए हैं कि कैसे उस समय वीरों, हमारे देश की निर्दोष साथियों पर, नागरिकों पर गोलियों का प्रहार हुआ। जिस समय भगत सिंह की आयु मात्र 10 वर्ष थी, उनको पता लगा कि जलियांवाला बाग में निर्दोष मेरे हिंदुस्तानी साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी संख्या में सैकड़ों हजारों लोग जो केवल जलियांवाला बाग में एक मीटिंग, वैसाखी के अवसर पर एक जलसे में इकट्ठा हुए थे, मिलजुल कर अपनी जो त्योहार मनाते हैं ना। और वहां पर एक अंग्रेज जनरल डायर ने क्या हुक्म दिया अपने सैनिकों को? फायर। उसका परिणाम क्या हुआ? जब वहां पर निर्दोष हमारे जो साथी वहां पर इकट्ठा हुए थे, बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे, 2 साल का बच्चा भी था, 8 साल का बच्चा भी था, 5 साल का, उनके माता पिता भी साथ थे। और उसी जगह पर उस समय वीर उधम सिंह पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे। अगले दिन जब शहीद आजम भगत सिंह उस जलियांवाला बाग में पहुंचे, उन्होंने अपनी आंखों से खूनी मंजर देखा। वहां पर उस समय भी एक बच्चा जिसकी माँ आयु 1 वर्ष थी, अपनी माँ की गोद को चिपटा हुआ था। बच्चे की सांसें चल रही थी लेकिन माँ ने उसको ऐसे लिपटाया हुआ था अपने साथ। माँ की मृत्यु हो चुकी थी गोलियां लगने से, लेकिन माँ ने मरते मरते भी अपने बच्चे को अपनी गोदी में अपने साथ चिपटा रखा था, क्योंकि माँ की ममता होती है। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर भगत सिंह, जिनकी मात्र आयु 10 वर्ष थी, उनकी आंखों में लहू उतर आया। और ये इतना जुल्म किया अंग्रेजों ने हमारे निर्दोष नागरिकों पर।
उन्होंने जलियांवाला बाग की पवित्र मिट्टी उठाई, अपने माथे पर लगाई और सुगंध ली। अब मुझे भारत माता की इस पवित्र माटी की सुगंध है। जब तक मैं अंग्रेजों को इस देश से भगा नहीं लूंगा, तब तक मेरे जीवन का जीने का कोई अर्थ नहीं होगा। उसके बाद आप सभी को मालूम है, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए अपने साथियों के साथ बड़ा सुंदर गीत गाते हुए मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला गीत गाते हुए वो देश के लिए शहीद हो गए। अपनी हंसते हंसते कुर्बानी का ऐसा कोई दूसरा उदाहरण मिलता नहीं। जब उनकी माता उनसे मिलने आई 2 दिन पहले फांसी की सजा से पहले, तो उन्होंने क्या कहा, तू ना रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी तेरा लाल मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़कर तो दुल्हन लाते हैं सभी, हंसते हंसते फांसी पर कोई चढ़ेगा नहीं। उसकी भगत सिंह की माँ भी द्रवित हो गई। वो अगले दिन अपने बेटे के मृतक शरीर को देखने नहीं आई। उनको पता था कि इसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आएंगे और भारतवासी लोग क्या समझेंगे कि भगत सिंह की माँ डर गई, घबरा गई। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक और ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ, ये सब हमको मालूम है, लेकिन आज से लगभग 8 वर्ष पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको क्या बताया। 14 अगस्त का दिन हमारे देश के लिए बहुत कलंकित दिन रहा। जो हमारे भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देशों में विभाजन हुआ, आपने सुना ना। हमारे जो 15 अगस्त को जब हमें आजादी मिली तो भारत के 2 टुकड़े हुए थे। आप पढ़ते हो ना अपने उसमें जन गण मन में, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। आज हमारा सिंध हमसे अलग हो गया। जिस समय हमारे लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत लिखा था, तब सिंध भारत का हिस्सा था। पंजाब आधा हमारा कटकर पाकिस्तान को मिल गया, बंगाल हमारा आधा कटकर हमारे देश से अलग हो गया। 14 अगस्त का विभाजन का दिन देश के लिए सबसे कलंकित दिन रहा हमारे लिए। जब हमारे देश का विभाजन हुआ, हमारी बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की जो पाकिस्तान में रहती थी, उनकी जान पर संकट आ गया। कहते हैं 14 अगस्त को जिस समय शाम को पंडित नेहरू बैठे थे, उन्होंने अगले दिन शपथ लेनी थी। उनके पास शाम को फोन आया, उनके फोन की घंटी बजी। वहां पर उनको फोन आया कि लाहौर में रहने वाले हिंदू और सिखों के जो पानी के कनेक्शन है, पानी के जो स्रोत हैं, सारे बंद कर दिए गए हैं। और जो भी वहां से वो व्यक्ति की पानी तो प्यास लगती है ना, हर 2-4 घंटे बाद प्यास लगती है, पानी लेने के लिए बाहर निकलता है, तो वहां पर रहने वाले मुसलमान, वहां पर रहने वाले आतंकवादी उनको घेर कर मौत के घाट उतार देते हैं। हम सभी ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे साथी, जो निर्दोष साथी थे, वो उस विभाजन का शिकार हो गए। 10 लाख से अधिक लोग मौत का शिकार हुए और अपने घरों को छोड़कर आने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। एक दर्दनाक घटना है जिसका मैं आपसे छोटा सा उल्लेख करूंगा। 17 अगस्त को एक रेलगाड़ी लाहौर से, जिसमें पूरी तरह से हिंदू और सिख थे, रेलगाड़ी की क्षमता थी 600 लोगों की, लेकिन उसमें सवार कितने थे? 4-5 हजार लोग। छत पर, ऊपर, नीचे, जहां जिसको देखो ठूस कर किसी भी तरह वो भागकर अपने देश में पहुंचना चाहते थे, पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान उनको लगातार मार रहे थे। अब हमने देखा कि जिस समय वो गाड़ी लाहौर स्टेशन से चलने लगी, उस गाड़ी पे अनाउंसमेंट हुई कि इस गाड़ी की आगे 1 किलोमीटर जाकर चेकिंग होगी। यदि किसी व्यक्ति के पास डंडा, चाकू, हथियार, तलवार, बंदूक कुछ भी मिला तो उसको हम गाड़ी से उतार देंगे। स्वाभाविक है कि सभी हिंदू और सिख साथियों ने रास्ते में अपने बचाव के लिए डंडे, तलवार, चाकू छुपा रखे थे। मान लो अचानक रास्ते में कोई मुसलमान अटैक करे तो उसका बचाव कर सके। उन्होंने प्लानिंग के तहत उन सभी को निर्देश दिया, अगर आपके पास एक भी हथियार हुआ, हम एक एक की तलाशी लेंगे, नहीं तो हम आपको गाड़ी से उतार देंगे। थोड़ी देर में स्टेशन पर हजारों की संख्या में चाकू और तलवारों का ढेर लग गया, क्योंकि सभी ने मजबूरन अपने हथियार निकालकर बाहर फेंक दिए। वो रेलगाड़ी जब अपने स्टेशन से 5 किलोमीटर आगे गई, बिल्कुल तय उनके जब मुसलमानों की प्लानिंग थी, चारों ओर से उनकी कबायली सेना थी, रक्षक थे ना, कबायली में मुसलमान थे सैनिक सारे। उन्होंने उस गाड़ी को घेर कर क्या किया, एक एक व्यक्ति को, एक एक बच्चे को, एक एक माता को, एक एक भाई को पूरी तरह से काट कर मार दिया। जब वो रेलगाड़ी लाहौर से दिल्ली पहुंची तो उसमें एक भी व्यक्ति जीवित नहीं था 6000 लोगों में से। और उस रेलगाड़ी पर खून से क्या लिखा था उन पाकिस्तानी लोगों ने,
मुसलमानों ने लिखा था कि ये नेहरू, सरदार पटेल आपको पाकिस्तान की तरफ से आज़ादी का हम तोहफा देते हैं। बच्चों, इस आज़ादी की कीमत हमारे जो बुजुर्ग हुए हैं, चाहे वो उसमें हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात कहें, चाहे वो असंख्य वो निर्दोष साथियों की बात कहें जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया, आज हम सभी उनको मिलकर नमन करते हैं। आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, आज़ादी हमें बड़ी कठिनाई से मिली है। आज हमारा देश आज़ाद, केवल आज ये आज़ाद ही नहीं है, बल्कि आज विश्व की सबसे बड़ी चौथी सैनिक ताकत है, विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है। आज हमारा देश बड़ी तेजी से उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। आगे इस देश को यदि हमने आगे बढ़ाना है तो इसके लिए आप सबको क्या करना होगा बताइए? आप सभी को कठोर परिश्रम करते हुए, अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक करते हुए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने माता पिता का आदर करते हुए, अपने टीचर्स की बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए क्या बनना है? जीवन में बहुत बड़ा कुछ करके दिखाना है। आज आप जहाँ पर बैठे हो, हम सभी देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके पास खाने को भोजन भी नहीं था, स्कूल की फीस के पैसे भी नहीं थे, क्या करते थे उनके पास? वो बचपन में क्या करते थे, कौन बताएगा? वो बचपन में अपनी आजीविका चलाने के लिए, परिवार को सहयोग करने के लिए स्टेशन पर चाय बेचते थे, तब जाकर उनका गुजारा होता था। लेकिन आपके साथ ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं है ना? आपके माता पिता आपको अच्छे कपड़े डालकर, आपका बैग, आपका लंच बॉक्स डालकर स्कूल भेजते हैं। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है इस समय? अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक करो। माता पिता जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, किसी बच्चे को जरा सा भी चोट लगे, कुछ परेशानी हो, तो माता पिता को कितना दुख होता है। लेकिन भाई माता पिता आपको अपने हाथों से स्कूल में 6 घंटे के लिए छोड़कर जाते हैं, गुरुजनों के पास आपको भेजते हैं, क्या कारण है इसका बताइए? उनको पता है कि आपका भविष्य बनाने में स्कूल की भूमिका, गुरुजनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक करें, मन लगाकर पढ़ें, आपको जो टीचर्स बताएं उसको ध्यान पूर्वक सुने और स्कूल में पूरा अनुशासन से रहें। इससे क्या होगा, किसका लाभ होगा बताइए? आपका अपना लाभ होगा। आपके जब परीक्षा में 100/100 नंबर आते हैं, 100/100, सबसे पहले आपकी टीचर्स को खुशी होती है, वो आपको स्टेज पर बुलाकर इनाम भी देती हैं और ये भी बताती हैं, ये देखो बच्चा कितना प्यारा है ना, ये बच्चा कितनी मेहनत से पढ़ाई करता है। और आप सारे स्कूल के लिए क्या बन जाती हैं आप? ब्रांड एम्बेसडर। एक बार अपने लिए तालियां बजा दो। बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब देश के लिए मर मिटने का समय नहीं है, अब देश के लिए जीने का समय है। आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हम देखते हैं टीवी पर, रोज नई नई, कोई बढ़िया सा योगा कर रहा है, कोई खेल में आगे बढ़ रहा है, कोई पढ़ाई में, पता लगता है कि एक 8 वर्ष का बच्चा है और वो पढ़ाई में इतना तेज है, और 10वीं 12वीं कॉलेज के बच्चों को भी मात कर देता है। एक 10 वर्ष का बच्चा हमारे हिंदुस्तान का चेस में वर्ल्ड चैंपियन बना हुआ है, और आप बच्चे भी क्या कुछ नहीं कर सकते। आप बच्चे भी, आपके अंदर भी अपार क्षमता है, आप भी जो चाहे वो कर सकते हो। बड़े उत्साह पूर्वक बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे वंदे।